पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय में देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत फोकस कर रहा है। वो ये है कि पीएम मोदी ने प्लेज किया है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि 2047 का हमने यहाँ पर टारगेट लिया है। 2047 तक इंडिया को हम बनाएंगे एक डेवलप्ड कंट्री। ये सुन के काफ़ी जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इनके कान खड़े हो गए हैं कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट पकड़ लिया है कि डेवलपिंग से हम बन जाएंगे डेवलप्ड कंट्री। और जो ये डेवलप्ड कंट्री का टाइटल है, ये अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश को 5 प्रण लेने होंगे। पहला प्रण यहाँ पर यह है कि बहुत बड़े संकल्प लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए, जब आप एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, अभी आपको बताऊंगा, आपको अपने कंट्री के जो मापदंड हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने होंगे। अभी जहां पर हम हैं वहां से लेकर डेवलप्ड कंट्री के टाइटल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो सेकंड प्रण है, यहाँ पर पीएम मोदी ये कहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी जो ट्रेस हमारे अंदर है, इसको हमको मिटाना होगा। देखिए, बिल्कुल हम अगर हिस्ट्री पढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को थोड़ा सा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाए कि ब्रिटिशर्स ने 300 सालों तक हम पे राज किया। एक इतना छोटा सा देश, एक टापू जिसने कोई प्रॉपर बैटल में भी हमको हराया था नहीं, एक एम्पायर ने हमारे इंटरनल डिविजन्स का फायदा उठाकर ही कई सालों तक हम पे राज किया, हम पर रेसिज्म किया हमारे देश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। ये यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी है पीएम मोदी ने, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप ट्रूली एक ग्रेट कंट्री नहीं बन सकते जब तक आप एक गुलामी वाला माइंडसेट बिल्कुल हटा ना दो, और अपनी जो रूट्स है, जो आपका ओरिजिन है, उसमें आप प्राइड ना लो। और तीसरा जो प्रण है ये यही है, टेक प्राइड इन आवर रूट्स। चौथा प्रण है यूनिटी। बात सही है, अगर हम लोग एज ए कंट्री अलग रहेंगे तो जो 300 साल पहले हुआ था वही रिपीट हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को रीजन के हिसाब से ना देखें कि मैं पंजाबी हूँ, ये वहाँ का है, ये साउथ का है। इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑल ऑफ अस सी आवरसेल्व्स एज इंडियंस फर्स्ट। और जो फिफ्थ प्रण है ये है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजंस। अब ये बात तो देखिए, हमारे संविधान में भी आपको मिलेगी कि नागरिकों की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मगर ये बात मेरे ख्याल से रिमाइंड करवाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज सिटीजंस हमारा भी बहुत स्टेक है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, और हमारा भी एक कांस्टेंट एंडेवर बनता है कि हम इंश्योर करें कि लगातार हमारा कंट्री तरक्की करे और हम एक बेहतर सिटीजन कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप यही पूछ सकते हो कि क्या इंडिया के लिए जेन्युइनली पॉसिबल है एक डेवलप्ड कंट्री बनना 25 सालों में। पहले अभी के लिए ये जान लो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ये है 3.3 ट्रिलियन। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ आईएमएफ का। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से आपको दिखेगा 3.17 या फिर 3.18 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। और उसके अलावा हमारी जीडीपी पर कैपिटा आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगी $2,500 के आसपास। और इसलिए इंडिया को कहा जाता है एक डेवलपिंग कंट्री। और दुनिया भर में देखो, डेवलपिंग कंट्री होने का कोई ऐसा नहीं है कि क्लियर कोई यहाँ पर डेफिनेशन है कि आपने अगर ये कर लिया तो आप एक डेवलप्ड कंट्री कहलाए जाओगे। मगर ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि देखो, एक बार को एक देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी सरकार के पास बहुत पैसा होगा, जब तक आम इंसान भी वहां पर एक बेहतर जिंदगी नहीं बिताएगा तो ओवरऑल उस कंट्री को आप डेवलप्ड कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल चाइना का केस आप अगर ले लो, चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल इन पीपीपी टर्म्स यूएसए से आगे निकल चुकी है, नॉमिनल टर्म्स बिल्कुल यूएस की इकोनॉमी के आसपास है। मगर आप अगर पर कैपिटा इनकम देखो चाइना की तो आज भी $10,500 के आसपास आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा कम है। जो बहुत ही विकसित कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा आपको $50,000 $60,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि आम आदमी वहाँ पे काफ़ी कमाता है, उसके पास ओवरऑल आप कह सकते हैं स्पेंडिंग पावर काफ़ी होती है। तो यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज मान के चलती हैं कि जब तक एक कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा $20,000 के आसपास नहीं पहुंचती उसको ये डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते। उसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्टर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो टोटल स्कोर है, अगर एक कंट्री का
0.800 से नीचे है तो उस कंट्री को हम एक डेवलप्ड कंट्री या फिर इवन एक एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते। और इस केस में इंडिया अभी कहां पर खड़ा है ये मैं आपको डायरेक्टली यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट वेबसाइट से दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे यूएनडीपी की वेबसाइट है। अब आप नोटिस करोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, आयरलैंड, इनकी एचडीआई वैल्यू कितनी हाई है 0.955। तो इंडिया इनसे अभी बहुत कम आपको मिलेगा। आप देखोगे बाकी जो कई और देश हैं ये भी आपको काफ़ी हाई एचडीआई वैल्यू वाले मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हो गया, रोमेनिया, इवन कजाकिस्तान की एचडीआई वैल्यू काफ़ी हाई है। इंडिया को ढूंढने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा नीचे। इंडिया अभी खड़ा है 0.645 पे। तो जो ये स्कोर है 0.645 का, इसको हमको 0.800 के पार ले जाना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, लोगों को प्रॉपर जॉब्स मिले, हेल्थ केयर बेहतर हो। ये सब चीजें आपको किसी कंट्री में दूर से ही दिख जाएंगी। आज भी आप अगर देखो तो हमारे देश से लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या फिर यूएस जाते हैं। वहां के लोग हमारे देश की नागरिकता के लिए पीछे नहीं भागते। और हाँ, मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे चाइना का यहाँ पर एचडीआई वैल्यू क्या है। चाइना का थोड़ा बेहतर है, मगर चाइना का भी अभी 800 के पार गया नहीं है। चाइना की एचडीआई वैल्यू आपको मिलेगी 0.761। इनको भी 800 के पार जाने में अभी लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया को जेन्युइनली एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 सालों में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर ग्रोथ रेट रखनी पड़ेगी बहुत लंबे समय तक। ये ग्रोथ रेट कम नहीं होनी चाहिए। वापस 5-4% के आसपास ग्रो करना स्टार्ट कर दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार के पास। और घूम फिर के यहाँ पे सरकार का होने वाला है क्रिटिकल रोल। मेरे हिसाब से पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि फ्यूल को लेकर हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारी विदेशी मुद्रा जो कच्चे तेल के लिए देश के बाहर जाती है, ये हमको रोकना होगा, क्योंकि यही पैसा हम अपने लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर पे खर्च सकते हैं, जिससे इवेंचुअली 25 साल नहीं तो 30-35 साल में इवेंचुअली हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएं। और ये बात पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कही भी है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं कि पीएम मोदी के स्पीचेस वैसे काफ़ी लंबे होते हैं। आप अगर बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को देख लो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, दोनों के स्पीचेस इंडिपेंडेंस डे में होते थे मैक्सिमम 40 मिनट के या फिर ऑन एवरेज 30-35 मिनट के। मोदी जी लंबे लंबे स्पीच दे चुके हैं। 2020 में इनका स्पीच टोटल 90 मिनट्स का था, उसके बाद 88 मिनट्स का हुआ। इस बार जो इनका स्पीच था रिलेटिवली छोटा था पिछले सालों से, मगर फिर भी काफ़ी लंबा था, 74 मिनट्स का स्पीच। मगर इस स्पीच में इंटरेस्टिंगली पीएम मोदी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी किसी स्कीम की। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि 2014 में पीएम मोदी ने शुरू किए थे 7 इनिशिएटिव्स, जन धन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। फिर 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह बहुत सी ऐसी स्कीम्स अनाउंस करी थी। बट इस बार मोदी जी ने कोई भी स्कीम, एक भी स्कीम का यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने देश को बड़े टारगेट दिए हैं। कंट्री अभी के लिए कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता है, सिटीजन्स खुद में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस पर फोकस किया है। तो बाकी के स्पीच में आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने 2 चैलेंजेस की बात करी है कि 2 चुनौतियां हैं देश के सामने आज के समय बहुत बड़ी। पीएम मोदी ने कहा है कि पहली चुनौती है करप्शन। करप्शन बिल्कुल हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखो तो भारत की रैंक आज भी बहुत खराब है। 85th आपको मिलेगी इंडिया की रैंक, जबकि चाइना की रैंक इंप्रूव होकर पहुंच चुकी है 66 पर। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको शेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जिन्होंने इंडिया को लूटा था दे विल हैव टू पे। उसके अलावा ना, करप्शन के अलावा पीएम मोदी ने ये कहा कि सेकंड चैलेंज इंडिया के सामने है डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बात करी नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, कि कैसे वंशवाद चलता आता है बहुत लंबे समय तक, एक ही फैमिली के लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी पॉलिटिकल भी है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये स्टेटमेंट सुन के काफी गुस्सा हो गई। इन्होंने पलट के जवाब दिया कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इस स्टेटमेंट को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो गई। मगर देखिए, नेपोटिज्म दुनिया भर में एक प्रॉब्लम तो है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इससे हम कैसे डील करें। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पर टेक एड की भी बात करी है कि देश का टेक एड आ चुका है, मतलब कि
एक ऐसा समय अब देश का आ चुका है जहां पर टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया काफी तरक्की करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 5G बहुत ही जल्द देश में आ जाएगा। 5G का रिसेंटली आपको पता होगा कि ऑक्शन हुआ है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की कमाई हुई है। बिलियन डॉलर में कितने हो गई ये? रफली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 190 बिलियन डॉलर्स के आसपास। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। ये पैसा जो प्राइवेट कंपनीज है इंडिया में, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब देगी भारत सरकार को। तो सरकार को मैसिव अर्निंग हुई है यहाँ पर। और आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द हमारे देश में मैसूरू में एक बहुत ही मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट भी ओपन होगा। करीब 23,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया जाएगा। तो काफी पॉजिटिव बातें थी। पीएम मोदी ने इनका मेंशन किया है, मगर कोई स्कीम यहाँ पे इन पर्टिकुलर इसका भी मेंशन हुआ नहीं है। इंडियन है या एक पाकिस्तानी, जब ये चीजें नहीं, मैं पंजाबी हूँ, मैं एक सिंधी हूँ, एक बलोची हूँ, फिर मसले शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, सर ने जिस तरीके से कहा कि वो एक स्टेटमेंट देने से वो इतनी डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी थी हमारे साथ, ठीक है ना। उन्होंने अपने दिमाग के साथ एक यूनिटी अपनी कौम की लेकर दूसरों को डिवाइड करके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी उनको बढ़ावा दे दिया था। सो मुझे लगता है कि अभी ये चीज जो है ना हम लोगों को समझ आनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल सब्सक्राइब बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको मेरा दिल से धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।